हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है समग्र मांग, समग्र पूर्ति और संबंधित अवधारणाओं से रिलेटेड। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बचत फलन के बारे में समझ लिया है, हमने उपभोग फलन के बारे में समझ लिया है। आज की वीडियो में हम बचत फलन के जो दो प्रकार होते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बचत फलन के दो प्रकार होते हैं, औसत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति। जैसा कि उपभोग फलन के दो प्रकार थे, यहाँ पर उनका नाम बदल के, जैसे उपभोग फलन में क्या था, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जो उपभोग के बारे में बात करता है। बचत के बारे में बात कर रहा है, नाम बदल के यहाँ पर कर दिया औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति। बचत को इंग्लिश में सेविंग बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एपीएस। एमपीएस बोल दिया इसको कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि सेविंग बोला जाता है बचत को इंग्लिश में। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपको इसका पूरा नाम याद ना हो तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं कि एपीएस का मतलब है औसत के बारे में बात होगी, एमपीएस का मतलब है सीमांत के बारे में बात होगी। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन जब भी आप एग्जामिनेशन में लिखोगे तो आपको पूरा नाम लिख कर आना है इसका कि औसत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये कुल आय की प्रति इकाई बचत को दिखाती है, यानी कि औसत बचत प्रवृत्ति कुल आय की प्रति इकाई बचत, यानी कि टोटल इनकम में से जितना प्रति इकाई पर जो बचाया जाता है उसको एवरेज बोला जाता है। अगर ये डेफिनेशन आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल लगे तो आप इस फॉर्मूले को देख सकते हो, जिसमें लिखा है कि कुल बचत अपॉन कुल आय। औसत बचत प्रवृत्ति का फॉर्मूला है कुल बचत अपॉन कुल आय। तो ऐसे इसको याद कर सकते हो। जब आप ऐसे लिख लोगे उसके बाद में डेफिनेशन खुद ही बना दोगे कि कुल बचत और कुल आय के बीच में जो रिलेशन दिखाता है वो औसत बचत प्रवृत्ति होता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति जिसमें अतिरिक्त बचत और अतिरिक्त आय की बात होती है, यानी कि अतिरिक्त बचत और अतिरिक्त आय को जब हम डिवाइड करते हैं अतिरिक्त आय की प्रति इकाई बचत को दिखाती है। तो अगर ये डेफिनेशन भी आपको याद ना हो, क्योंकि दोनों डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल लैंग्वेज में लिखी हुई है बुक के अंदर भी, तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन खुद ही बना सकते हो। अब आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है कि बचत वक्र का ढलान किसको दिखाता है। हमें पता है कि जो बचत वक्र का ढलान है वो अतिरिक्त आय को दिखाता है, अतिरिक्त बचत को दिखाता है। तो अतिरिक्त के बारे में बात होगी तो जहां कहीं भी अतिरिक्त होता है वहां पर सीमांत की बात होती है। तो ये इसको याद रखने की ट्रिक है कि बचत वक्र का ढलान एमपीएस को शो करता है। अगर क्वेश्चन ये पूछे उपभोग वक्र का ढलान किसको दिखाता है, तो उसकी वही ट्रिक है ढलान, यानी कि जो अतिरिक्त उपभोग की बात कर रहा है, अतिरिक्त आय की बात कर रहा है। अतिरिक्त किसके बारे में बात होती है, यानी कि सीमांत के बारे में बात होती है, तो उसमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दिखाता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन पूछे बचत वक्र का ढलान किसको दिखाता है तो ये सीमांत बचत प्रवृत्ति को दिखाता है। अगर पूछे उपभोग वक्र का ढलान किसको दिखाता है तो वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दिखाता है। तो एक छोटे से पॉइंट है जो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एपीएस और एमपीएस दोनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। अब ये बातें हैं, इसको हम टेबल से भी समझ लेंगे, क्योंकि पहला पॉइंट है इसमें एपीएस शून्य हो सकता है, यानी कि एपीएस जीरो हो सकता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर आपको इसको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इसको समझना है। हम वही टेबल बनाएंगे जो टेबल हमने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था, जिसमें एक तरफ लिया है हमने आय, एक तरफ लिया है हमने उपभोग और एक तरफ हमने लिया है बचत, और एपीएस हम नीचे निकाल लेंगे कहीं पर भी। अब देखो जैसे कि आय हमने देखा था जीरो पे होती है तो वो 40 होता है। ये 100, 200, 300, 400, 500, 600। उसके बाद में 100 लेवल ऑफ इनकम पे अभी हमें पता है कि जो उपभोग है उसको 80-80 ऐड ऑन करते जाते हैं। तो इसमें 80 जोड़ेंगे 120, 80 जोड़ेंगे 200, 80 और जोड़ेंगे 280, फिर 80 जोड़ेंगे 360, फिर 80 और जोड़ दो 440 हो जाएगा, 80 जोड़ो 520 हो जाएगा। उपभोग निकल गया है। वैसे तो उपभोग का इसमें कोई काम होता नहीं है, लेकिन हमें पता है जब हमें बचत निकालनी है तो उपभोग के माध्यम से बचत निकलेगी। तो बचत को निकाल लो, आय में से उपभोग को माइनस करते जाएंगे, बचत निकल जाएगी। जीरो में से माइनस करो -40, 100 में से 120 माइनस करो -20, 200 में से 200 माइनस होगा जीरो हो जाएगा, माइनस करेंगे 20 आएगा, माइनस करेंगे 40 आएगा, माइनस करेंगे 60, उसके बाद माइनस करने पर आएगा 80। अब हमारे सामने बचत निकल कर आ गई है। तो जो भोग वाला पार्ट है इसको हम मिटा देंगे, क्योंकि इसका कोई काम है नहीं हमारे लिए। हमारे लिए सिर्फ इसका काम था आय और बचत, मतलब बचत निकालने का काम था। तो भोग का कोई काम नहीं, उसको हमने हटा दिया। उसकी जगह पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एपीएस।
तो अब हमें पता है एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है एस अपॉन वाई, यानी कि कुल बचत और कुल आय को जब हम डिवाइड करते हैं तो उससे हमारा एपीएस निकल जाता है। यहाँ पर हम साइड में लिख लेंगे एस अपॉन वाई। अब एस हमारी कितनी -40, आय हमारी कितनी 0। जब हम किसी भी नंबर को ऐसे डिवाइड करते हैं 0 से तो आंसर 0 ही आता है। तो पहला एपीएस का हमारा आंसर आ गया 0। तो पहला पॉइंट है एपीएस शून्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्रूफ करके हमने यहाँ पर देख लिया है। सेकंड पॉइंट है एपीएस 1 के बराबर या 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि ये एवरेज को शो करता है, यानी कि प्रति इकाई को शो करेगा। तो कभी भी ये आय के बराबर तो हो ही नहीं सकता, 1 के बराबर हो ही नहीं सकता है। इसको यहाँ पर हम समझ लेंगे। पता है यहाँ पर बचत हमारी दे रखी है, यहाँ 20 है, यहाँ 300 है, यहाँ 40 है, यहाँ 400 है। जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 40 और 400 ऐसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.1 आंसर आया। तो ये क्या 1 से बड़ा है? नहीं, ये 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, ये 1 के बराबर बिल्कुल नहीं हो सकता। 1 के बराबर होने के लिए बचत को आय के बराबर होना पड़ता है, और बचत कभी भी आय के बराबर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमें पता है उपभोग के लिए करना पड़ता है, और जब उपभोग में से जो पैसा बचता है उसमें से ही हम बचत के लिए बचाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एपीएस 1 के बराबर कभी नहीं हो सकता, ना ही ये 1 से ज्यादा हो सकता है। अगर आपको ये पॉइंट समझने में दिक्कत लगे तो 1 की जगह आप आय को याद रख लो कि एपीएस आय के बराबर नहीं हो सकता, एपीएस कभी आय से ज्यादा नहीं हो सकता। ये इसको याद रखने की छोटी सी ट्रिक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि एपीएस ऋणात्मक हो सकता है और 1 से कम हो सकता है। 1 से कम तो ये हर सिचुएशन में आएगा एपीएस। क्यों आएगा? क्योंकि बचत जो है वो हमेशा 1 से कम आएगी, यानी कि आय से कम होगी। अगर बचत आय से कम है तो एपीएस 1 से कम तो होगा ही होगा। क्या एपीएस ऋणात्मक हो सकती है? हाँ, एपीएस ऋणात्मक हो सकती है। ये उस सिचुएशन में होती है जब बचत ऋणात्मक होती है। जैसे यहाँ पर जो बचत है वो -20 दे रखी है, आय कितनी है 100 दे रखी है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर इसका आएगा 0.2, वो भी माइनस में। तो माइनस एपीएस आ सकता है, आ सकता है। किस सिचुएशन में आ सकता है? जब बचत ऋणात्मक होती है तब एपीएस भी ऋणात्मक हो सकता है। प्रूफ हमने यहाँ पर देख लिया है। उसके बाद में आय बढ़ने से एपीएस बढ़ता है, ये बात हमें पता ही है कि अगर आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी तो प्रति इकाई जो बचत है वो भी बढ़ेगी, यानी कि जो एपीएस है वो भी बढ़ेगा। तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारे पॉइंट्स हमारे हुए क्लियर। उसके बाद में हमने एमपीसी में जो कनेक्शन देखा था वही कनेक्शन एमपीएस में होता है, यानी कि एमपीएस 0 और 1 के बीच में ही रहता है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी माइनस में नहीं हो सकता एमपीएस, क्योंकि हमें पता है मार्जिनल यूनिट को दिखाता है। तो मार्जिनल यानी कि सीमांत कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि 0 से कम नहीं हो सकती, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं। अब इस चैप्टर में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि एपीएस और एपीसी दोनों में क्या कनेक्शन है, एमपीएस और एमपीसी दोनों में क्या कनेक्शन है। जैसा कि अभी तक तो हम देख रहे थे एपीसी एमपीसी को, फिर उसके बाद हमने देखा एपीएस और एमपीएस को, यानी कि दोनों बचत के कंपोनेंट, दोनों उपभोग के कंपोनेंट। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे एक बचत का कंपोनेंट है, एक उपभोग का कंपोनेंट है, दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों किसके बराबर होते हैं, उसको हम समझेंगे अभी। तो अब हम समझेंगे एपीसी और एपीएस में क्या संबंध होता है, इसके अलावा एमपीसी और एमपीएस में क्या संबंध होता है। तो बुक के अंदर आपको दे रखा है कि एपीसी और एपीएस दोनों को जब हम ऐड करते हैं, एपीसी प्लस एपीएस जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो उसका हमें सम मिल जाएगा 1, यानी कि दोनों को ऐड करने पर 1 आता है। इसके अलावा एमपीसी और एमपीएस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो उसका भी सम आता है 1 के बराबर। तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसको प्रूफ करके दिखाओ कि एमपीसी और एमपीएस दोनों का सम 1 के बराबर होता है, और ये प्रूफ करके दिखाओ एपीसी और एपीएस दोनों का सम 1 के बराबर होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको ये बातें याद रखनी है कि सबसे पहले हम ये लिखेंगे, अगर प्रूफ करेंगे तो, कि हमें पता है, क्या बात पता है हमें, कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये होता है। यानी कि जो इनकम होती है या तो उसको कंजप्शन कर लिया जाता है या उसको सेव कर लिया जाता है। ये फॉर्मूला हमने पहले देखा है अभी। तो अब हम इसको नीचे लिखेंगे कि हम y इज इक्वल टू सी प्लस एस, अगर हम दोनों ओर y से भाग दे, दोनों ओर अगर हम y से डिवाइड करें तो ये y अपॉन y हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ हम y से डिवाइड करेंगे c अपॉन y हो जाएगा, प्लस यहाँ हम y से डिवाइड करें s अपॉन y हो जाएगा। हमें पता है कि जब कोई भी दो नंबर होते हैं वो आपस में सेम होते तो कट कर आंसर 1 आ जाता है, तो इनको काट कर हमने लिख दिया 1 c अपॉन y। तो यहाँ पर अभी हमने देखा था कि एपीसी का फॉर्मूला होता है c अपॉन y, तो c अपॉन y की जगह हम एपीसी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस
एस अपॉन वाई। हमें पता है एस अपॉन वाई एपीएस का फॉर्मूला होता है, तो क्या हम एस अपॉन वाई की जगह एपीएस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एपीसी और एपीएस दोनों को जोड़कर 1 के बराबर होता है, और ये सिचुएशन हमें प्रूफ करनी थी, यही हमने प्रूफ कर दी है। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है ये हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा भी दिया है। हमने इसमें क्या किया था, एपीसी और एपीएस 1 के बराबर होता है, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इनकम का जो फॉर्मूला हमें पता है कि आई इज इक्वल टू उपभोग जमा बचत होती है, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है। फॉर्मूला लिखने के बाद में दोनों तरफ वाई से डिवाइड किया, यहाँ वाई से डिवाइड किया, यहाँ भी वाई से डिवाइड किया। इसको जब हम वाई से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी वाई नीचे भी वाई। इसके बाद में सी अपॉन वाई, एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, यानी कि जो प्रति इकाई को दिखाता है उपभोग को, और एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई, जो प्रति इकाई बचत को दिखाता है। तो सी अपॉन वाई की जगह एपीसी लिख देंगे, एस अपॉन वाई की जगह एपीएस लिख देंगे। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब उसके बाद में जो दूसरा है कि एमपीसी और एमपीएस पे संबंध क्या है, कि एमपीसी और एमपीएस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो ये तो संबंध हमें पता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछे थे इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो इसमें जैसे हमने यहाँ पर प्रूफ किया है वैसे हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। हमें सबसे पहले लिखना है कि y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें एक चीज याद रखनी है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, दोनों में सीमांत में किसका यूज होता है, अतिरिक्त का। यानी कि अतिरिक्त आय को दिखाता है, अतिरिक्त बचत को दिखाता है, अतिरिक्त उपभोग को दिखाता है। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो अतिरिक्त आय होती है उसका या तो हम अतिरिक्त उपभोग करते हैं या फिर उससे अतिरिक्त बचत करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है, जैसे इसका फॉर्मूला ये है। तो इसके बाद में हमें ये लिखना है कि जब हम दोनों तरफ डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे, डेल्टा वाई से भाग देने पर, तो डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से डिवाइड करोगे, उसके बाद में डेल्टा सी को डेल्टा वाई से डिवाइड करोगे, फिर डेल्टा एस को भी डेल्टा वाई से डिवाइड करोगे। तो डेल्टा वाई दोनों आपस में कट कर आंसर आएगा 1। डेल्टा सी और डेल्टा वाई, हमें पता है एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है, जो हमने उपभोग फलन में पढ़ा था कि एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एमपीसी प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। हमें पता है एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो क्या हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई की जगह पर एमपीएस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एमपीएस। तो यही हमें प्रूफ करना था कि एमपीसी और एमपीएस को जोड़कर 1 आता है। यही हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि एमपीसी और एमपीएस को जोड़कर 1 आता है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा बुक के अंदर एक दूसरा तरीका दे रखा है, उससे भी आप इसको प्रूफ कर सकते हो। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला जो आपको पता हो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, जितने कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं उन सबको आपको अच्छे से कर लेना है रिवाइज। इसके अलावा बुक के अंदर जो भी चीजें आपको समझा रखी है उनकी अच्छे से रीडिंग कर लेनी है। रीडिंग करने के बाद में अपने अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सकते हो, और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनसे भी कुछ ना कुछ बातें सीख सकते हो, नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।